हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जो थर्ड यूनिट है, 2 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है इसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर फ्रिक्शन की बात होगी। तो आइए समझते हैं इसके बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में। इसकी जो यूनिट्स होती है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट या फिर ग्रेविटेशन यूनिट के बारे में। फिर गैलीलियो के जो लॉ हैं, गैलीलियो ने जो स्टडी की इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, उनके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट लीनियर मोमेंटम और जो ग्राफ होंगे इससे एसोसिएटेड। आफ्टर दैट न्यूटन्स लॉ, जो न्यूटन के थर्ड लॉ है, और किस लॉ को रियल लॉ बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। और आफ्टर दैट 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? फोर्स इज बेसिकली ए पुल और पुश that can change or try to change the state of rest, motion, direction, or simply it can change the shape of an object. शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट उसको मोशन में ला सकता है, जो मोशन में उसको रेस्ट पर, और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। और शेप कैसे चेंज कर सकता है? अगर शेप की बात करें, फॉर एग्जांपल ये कोई स्प्रिंग है, यहाँ से इस टाइप से, यहाँ अभी इसके ऊपर कोई लोड नहीं है, लेकिन जैसे हम इस पे लोड अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा। मीन्स इसकी जो लेंथ हो इंक्रीज हो जाएगी, कोई लोड इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर फोर्स के बारे में हमने जाना कि फोर्स होता क्या है। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर बात की जाए फोर्स की, फोर्स इन मैथमेटिकल फॉर्म, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिट्स क्या होंगी? यूनिट्स एंड डायमेंशन। जो फोर्स होता है, फोर्स की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एन। आफ्टर दैट अगर बात करें सीजीएस यूनिट होती है डाइन। और ग्रेविटेशन यूनिट की अगर बात करें, ग्रेविटेशनल यूनिट, तो ग्रेविटेशन जो यूनिट होती है वो 2 होती है, केजी वेट होती है और एक होती है ग्राम वेट। केजी वेट को सिंपली केजी एफ भी बोलते हैं और ग्राम वेट को जी एफ भी बोल देते हैं, ग्राम फोर्स। ठीक है, ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट। एसआई और सीजीएस जो यूनिट है इनको एब्सोल्यूट यूनिट बोला जाता है, एब्सोल्यूट यूनिट। रिलेशन क्या होती है? 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन। और न्यूटन किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन अगर बात करें, 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास केजी में, और जो एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg and force F is applied on it, then acceleration produced in it is 1 meter per second square, then force is said to be 1 न्यूटन। ओके, तो ये फोर्स के बारे में, इसकी यूनिट्स के बारे में हमने जाना। डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन मास के लिए क्या होता है? m। एक्सेलरेशन क्या होती है? L/t², तो L1t-2। और इंपॉर्टेंट भी आपके लिए याद रखना, m1 L1t-2। फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है काफी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तो ये इसके बारे में हमने जाना। क्या क्या बात की? नंबर 1, फोर्स होता है क्या? फोर्स इज बेसिकली एन एफर्ट और पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। मीन्स वो ट्राई करेगा चेंज हो या ना हो। फॉर एग्जांपल ये वाल है, इस पर मैं अगर फोर्स अप्लाई करूं तो इससे ये वाल जो इसकी पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो वहां पर वर्क हुआ ही नहीं, लेकिन फोर्स तो अप्लाई किया है ना। तो सेम थिंग आपको जो याद रखनी है, फोर्स क्या होता है? वो ट्राई करेगा या फिर चेंज करेगा। किसको करेगा? रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में, या फिर डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी क्या कर सकता है? चेंज की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ फोर्स। ओके, तो फोर्स की एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट के बारे में जाना। और 1 kg वेट जो होता है दैट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन या सिंपली 10 न्यूटन। ठीक है,
सिमिलर 1 ग्राम वेट या जीएफ जो है दैट इज इक्वल टू 981 डाइन के इक्वल होते हैं। ये इनके अंदर रिलेशन होते हैं कुछ जो हमें यूज करनी है। ठीक है, तो फोर्स के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। आइए बात करते हैं गैलीलियो के अंदर गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। जो प्लेनेटरी मोशन है उनके बारे में स्टडी गैलीलियो ने ही की थी। गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो studied the motion of an object in an inclined plane and found that ओके तो देखिए शाबाश, ये कुछ प्लेन इस टाइप से है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया तो इससे क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो इसका मीन्स ये क्या हो गया, एक्सेलरेट। ठीक है, एक्सेलरेशन। अगर सेम यहाँ पर अगर केस ऐसा होता और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ भेजा जाता तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो सकता है, किसी टाइम पर अगर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मीन्स इस केस में जो है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, वेलोसिटी अगर कम होती है तो उसको बोलते हैं रिटार्ड। ठीक है, सेम केस अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया जाए, ठीक है, ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट हियर, तो भी ये ऑब्जेक्ट जो है सेम वेलोसिटी से चलेगा, जो वेलोसिटी यहाँ है वही सेम। ठीक है, इस केस में अगर वेलोसिटी सेम है तो ना तो बेटा एक्सेलरेशन होती, ना इधर एक्सेलरेट, नो रिटार्ड, ना उसके अंदर रिटार्डेशन होती, ना ही एक्सेलरेशन होती। अगर सरफेस कैसा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और फ्रिक्शन लेस है तब। अदरवाइज जो फ्रिक्शन होता है उसकी मोशन के अपोज काम करता है, उसको रोकने का काम करता है, तो वहां पर जो होती है एक प्रकार से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम रिटार्डेशन आके होता है अगर वो फ्रिक्शन प्रेजेंट है तब। अगर फ्रिक्शन लेस बोल दिया मीन्स वहां कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं। तो गैलीलियो ने यही पता किया कि मूविंग डाउन of an object in an inclined plane accelerate means उसके अंदर क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, मूविंग अप of an object in an inclined plane retard, moving on a horizontal surface a horizontal surface of an object neither accelerate nor retard। ठीक है, ना तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगी ना रिटार्डेशन होगी, ओनली ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तब ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, ये था गैलीलियो के लॉ के बारे में। तो गैलीलियो ने ये देखा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब उस केस में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। बिकॉज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी वेलोसिटी से चला था तो सेम वेलोसिटी से रहेगा, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। ये था गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो भी लॉ ऑफ इनर्शिया को ही डिफाइन करता है। आइए बात करते हैं न्यूटन के लॉ के बारे में। उससे पहले एक टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करते हैं, ग्राफ इसके रिगार्डिंग करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम क्या होता है, बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास और जिस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज लीनियर मोमेंटम। स्मॉल पीसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। पी की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की होगी। ठीक है, यूनिट क्या होगी, एम के लिए केजी और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। तो ये यूनिट होगी इसके अंदर एसआई के अंदर। अगर बात करें सीजीएस में क्या आता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सीजीएस में इसके अंदर यूनिट होगी। ग्राफ की अगर बात करें
ये लीनियर मोमेंटम P है, P और M में अगर बात करें V को कांस्टेंट करें तब क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ग्राफ आएगा। ओके, अगर हम बात करें यहाँ P और V में और M को अगर कांस्टेंट कर दें तब ये ग्राफ आएगा। अगर P कांस्टेंट हो जाए, M और V में अगर ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला जाए तो कैसा ग्राफ आएगा, M बढ़ेगा तो V कम होगा, तो इस टाइप से ग्राफ होगा अगर P क्या है, कांस्टेंट है तब। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर मैं बोल दूं आपको कि M और 1/V में ग्राफ बताएं कैसा होगा, बिटवीन M एंड 1/V इफ P इज कांस्टेंट, देन स्ट्रेट लाइन वो ग्राफ होगा। बेटा याद रख लेना, क्योंकि जो M है 1/V है, 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये था लीनियर मोमेंटम के बारे में जो हमें डिस्कस करना था। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स के लॉ के बारे में। ओके, न्यूटन्स के लॉ तो आप सभी ने पढ़े ही होंगे, क्लास 9 के अंदर भी आ जाते हैं न्यूटन्स के लॉ। तो न्यूटन्स के लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है न्यूटन का, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, every object remains in the state of rest or in uniform motion until the external force, external agency applied on a body. clear? एक्सटर्नल फोर्स जब तक किसी बॉडी पे अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो आइए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, according to it, if external force is not applied on a body, not applied on an object, then it remains in the state of rest or in uniform motion. Uniform means constant. क्लियर? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, या तो रेस्ट में या मोशन में। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ओके, ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इट स्टेट्स दैट द एक्सटर्नल फोर्स या द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the external force applied on that object. Directly proportional to external force means F external is directly proportional to dp by dt. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया जाता है, दैट इज इक्वल टू k, और k की वैल्यू होती है 1, तो हम इसको सिंपली dp by dt लिख सकते हैं। तो F एक्सटर्नल क्या होगा आज के बाद, dp by dt। आप सिंपल p by t लिख दोगे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज की बात की जा रही है। dp मीन्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम p2 माइनस p1 और t2 माइनस t1, कितना चेंज हुआ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस बात को वो डिफाइन करता है। ओके, नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, every action and reaction are equal and opposite in nature. Newton's third law, according to Newton's third law of motion, every action and reaction are equal and opposite in nature. इसका मीनिंग क्या है, जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। मीन्स यहाँ पर फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, यहाँ अगर बात करें कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
इक्वल एंड अपोजिट का मीनिंग आप समझे तो यहाँ पर दो फोर्सेज अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट सेकंड पर फोर्स अप्लाई करा, सेकंड फर्स्ट पर, दोनों इक्वल होंगे, चाहे मास दोनों का डिफरेंट हो। तो ग्रेविटेशनल में बात अगर चार्ज डिफरेंस है तब भी उस केस में सेम रहते हैं, फोर्स के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं होता। F12 इज इक्वल टू माइनस F21 मीन्स फर्स्ट बॉडी पे जो सेकंड फोर्स अप्लाई की थी सेकंड बॉडी पर फर्स्ट उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, हम चल पाते हैं इसी की वजह से, दैट हैपेंस ओनली ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम क्या करते हैं, ग्राउंड को पुश करते हैं पीछे की तरफ, तब हम आगे चलते हैं। ठीक है, रॉकेट का केस लें या फिर हम बात करें बोटिंग के अंदर बात करें, कोई भी जो केस एग्जांपल है दैट बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, इस टॉपिक के अंदर हमने इतना